नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल, मेरे साथ हैं प्रीति। और खबरों की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करते हैं। महाराष्ट्र के कैश कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। विनोद तावड़े ने नोटिस भेजा है कांग्रेस के बड़े नेताओं को। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने भेजा है। सुप्रिया श्रीनेत को भी उन्होंने नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा है कि खड़गे और राहुल माफी मांगे, नहीं तो उन पर मानहानि का केस होगा। मुझे और बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है ये कहा है विनोद तावड़े ने। तो मुंबई के पास विरार में एक होटल में उनको घंटों बंधक बनाकर रखा गया था। उनके ऊपर कैश बांटने का आरोप लगाया था बहुजन विकास अघाड़ी ने, और उसके बाद फिर वहां पर बहुत हंगामा हुआ था। उस हंगामे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाद में किसी तरह उनको वहां से निकाला गया। चुनाव आयोग से जांच की मांग भी की गई। सुनिए क्या कह रहे विनोद तावड़े। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एक दिन पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया जी, इन्होंने ये वक्तव्य किया कि नाला सोपारा के चुनाव क्षेत्र में एक होटल में विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया बांटते हुए पकड़े गए। इस प्रकार का झूठ, जो वहाँ चुनाव आयोग और पुलिस को कुछ मिला नहीं, मेरी बदनामी आप लोगों ने जानबूझकर की है। और आज मैंने उन तीनों को नोटिस जारी किया है, और इस नोटिस में मैंने कहा है कि आप इस बदनामी के लिए पब्लिकली मेरी माफ़ी मांगे, या फिर आगे की कोर्ट की कार्रवाई को आपको सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे कल आने हैं, लेकिन उससे पहले सीएम कुर्सी पर एमवीए और महायुति में तकरार शुरू हो गई है। एमवीए की तरफ से कांग्रेस और उद्धव गुट अलग अलग दावे कर रहे हैं। नाना पटोले ने कुछ ऐसा कह दिया कि बखेड़ा खड़ा हो गया है, तो वहीं महायुति में भी सीएम चेहरे को लेकर अलग अलग बयानबाजियां हो रही हैं। कोई फडणवीस को सीएम दावेदार बता रहा है, तो गठबंधन के ही एक नेता शिंदे को असली हकदार बता रहे हैं। और महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर वार पलटवार जारी है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि उद्धव ठाकरे महायुति में आ जाएं, जिसके जवाब में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि आठवले अपनी पार्टी पर ध्यान दें। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि भाई उद्धव ठाकरे हमारे साथ आ सकते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी मुझे बोल रहे हैं कि भाई मैंने उधर आना चाहिए, लेकिन मैं उधर क्यों जाऊँ? मैं तो महायुति के साथ हूँ, मैं एनडीए के साथ हूँ। और अगर कुछ ऐसा भविष्य में होता है तो प्रियंका चतुर्वेदी को मेरा कहना है कि उद्धव ठाकरे जी को आप इधर लेकर आइए। और मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी उधर नहीं जाएंगे और उद्धव ठाकरे भी यहाँ नहीं आएंगे। मैं तो एनडीए के साथ हूँ, मैं मोदी सरकार में मैं मंत्री भी हूँ, और महायुति के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ, और महायुति के लिए मेरे जो 2 उम्मीदवार है। रामदास आठवले ने टीवी9 से बातचीत में बोला है कि उद्धव जी को महायुति में आना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? रामदास आठवले अपनी राजनीति करे, अपनी पार्टी संभाले। हम महाविकास आघाड़ी की राजनीति हम पूरी तरह से कर ले। सर, देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं जो ज्यादा मतदान हुआ है वो महायुति के फेवर में जाएगा। अच्छी बात है, अगर ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ता है तो उनका स्वागत करना चाहिए। सर, कितनी सीट्स मिल सकती है महाविकास आघाड़ी? मैंने कहा ना 160। शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा ने टीवी9 से खास बातचीत की है और कहा है कि महायुति में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो मौजूदा सिस्टम है वही रहेगा। आप सरकार बनाएंगे तो महायुति से सीएम कौन बनेगा? देखिए, ये बात जब सरकार और सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी अलायंस चुनाव में 3 चेहरों को जनता के सामने रखते हैं, मुख्यमंत्री ऑलरेडी है, 2 उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है। उनके नेतृत्व में हमने जनता के सामने हमारे क्या काम है उसके बारे में हमने उनको जानकारी दी। भविष्य में हम क्या काम करना चाहते हैं इन 3 लोगों के नेतृत्व में। तो ये जनरली स्वाभाविक होता है कि वही जो सिस्टम है, वही जो चेहरे हैं, वैसे ही उन्हीं पदों पे कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन समाप्त, रिजल्ट्स कल आने के बाद तीनों पार्टियां मिलकर आपस में बैठकर प्यार से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। मतलब एकनाथ शिंदे ही सीएम बनेंगे? मुझे यकीन है कि वही बनेंगे जी।
उधर शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर TV9 से खास बातचीत में क्या कहा, अब आपको ये भी सुनाते हैं। महायुति की उम्मीदवार साइना एनसी हमारे साथ हैं। मैम, बहुत कम वक्त रह गया है कि जब नतीजे सबके सामने होंगे, आपका आकलन क्या कह रहा है? सर्वप्रथम एग्जिट पोल हो, एग्जैक्ट पोल हो या जनता का जनादेश, कोई भी दृष्टि से आप देखें तो मुख्यमंत्री बनेंगे महायुति का, सरकार बनेगी महायुति का और काम करेंगे महायुति के सभी आमदार। बारामती में पोस्टर्स लगे हैं कि अजीत पवार अगले सीएम होंगे। गुड लक, सभी के आकांक्षा अपेक्षा हो सकती है। हर एक पार्टी, हमारे पार्टी चाहेगी कि एकनाथ शिंदे जी बने, बीजेपी चाहेगी कि देवेंद्र जी बने, लेकिन स्पेकुलेशन में न जाते हुए कल के दिन के बाद ही नेतृत्व तय करेगा। और मुझे लगता है कि हमारी विशेषता ये है कि हमें ये अनुशासन है। विपक्ष की बात करें तो संजय राउत कुछ कहते हैं, नाना पटोले कुछ कहते हैं। मैं चैलेंज करती हूँ संजय राउत को कि आप एक बार नाना पटोले से कहलवाइए कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, नहीं कह पाएंगे। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी को झटका लगा है। मुंबई बीजेपी के सचिव और माहिम से पार्टी के नेता सचिन शिंदे अपने कार्यकर्ताओं के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल हुए। सर्वांना उत्सुकता उद्याची आहे, पण उद्याची वाट बघताना आज सुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा असतो। आणि आज सचिनजी, तुम्ही तुमच्या सर्व जीवाभावाच्या कार्यकर्त्यांसह शिवसेनेमध्ये प्रवेश करतात, तुमचं मी स्वागत करतो। आणि जी एक तुम्ही व्यथा मांडली की तुमच्याबाबत अन्याय पण न्याय झाला, पण न्याय पण मिळाला नाही, मी तुम्हाला शब्द देतो की तुम्हाला पश्चाताप होणार नाही। जे तुम्हाला एक अपेक्षित आहे, कारण शेवटी काय असतं की न्याय म्हणजे तरी काय, की केवळ व्यक्तिगत काही मिळालं तर तेवढा पुरता न्याय नाही, तर माझा उपयोग हा मी माझ्या जनतेला काय करून देऊ शकलो आणि तो देऊ शकलो ह्याचं समाधान हा एक मोठा न्याय असतो। आणि तशी संधी मी तुम्हाला नक्की देईन। उद्याची आपण सर्व वाट बघतो आहोत। एकच जरा थोडीशी रुखरुख म्हणण्यापेक्षा काल जो बॉम्ब फुटला। उधर यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी कल आएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सभी 9 सीटें हारेगी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जहां तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। हम लोग को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन चारों खाने चित होंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। प्रयागराज के आनंद भवन पर प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे हैं जिनमें लिखा गया है इंदिरा इज बैक। साथ ही वायनाड में जीत की अग्रिम बधाई भी दी गई है। तो देखिए, इंदिरा इज बैक के पोस्टर इस वक्त आपको प्रयागराज में दिख रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी की वायनाड में जीत को लेकर किस तरह से बधाई की तैयारियां की गई हैं, उसके तहत ये पोस्टर लगाए गए हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट में जर्मनी के स्टटगार्ट में आज रात 9 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। 3 घंटे 51 मिनट और चंद सेकंड के बाद ये संबोधन आप देख सकेंगे। ग्रेटर नोएडा में फर्जी पासपोर्ट गैंग का खुलासा हुआ है। फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 500 से ज्यादा पासपोर्ट बनाने के सबूत मिले हैं। पासपोर्ट ऑफिस की मदद से पासपोर्ट बनाने का खुलासा। फर्जी रेंट एग्रीमेंट के आधार पर ये लोग पासपोर्ट बनाते थे। तो ग्रेटर नोएडा में एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है जो फर्जी कागजात के आधार पर पासपोर्ट बनाता था। पासपोर्ट ऑफिस की मदद से फर्जीवाड़े का शक है। फर्जी रेंट एग्रीमेंट के आधार पर ये लोग पासपोर्ट बनाते थे।
देखिए, इनको गिरफ्तार किया गया है। 500 के आसपास पासपोर्ट इन लोगों के पास से जब्त किए गए। 500 से ज्यादा पासपोर्ट बनाने के सबूत मिले हैं और ये कैसे यहां पर करते थे, इतना बड़ा खुलासा, इसका खुलासा किया गया। फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनाने वालों के बीच विद इन अ वीक ये लोग तत्काल में पासपोर्ट इशू कराते थे और उसके बाद पोस्ट फैक्टो पुलिस वेरिफिकेशन होता था, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट इशू होने के बाद ये लोग कराते थे और इसके बीच में ये लोग इस पासपोर्ट से कई बार देश छोड़ के भाग जाते थे या आपराधिक गतिविधि को अंजाम देते थे। इसमें टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों का मेन काम यह है कि ये लोग नोटरी को मिसयूज करते थे और इनमें से कुछ लोग एक सरकारी वेबसाइट है, इसका नाम डिजी सेवा है, उसका लाइसेंस लेकर ये लोग पासपोर्ट अप्लाई करते रहते थे। इसमें जो मेन अभियुक्त है उसका नाम है सचिन जौहरी। उसके पास से पिछले 6 महीने में 120 ऐसे पासपोर्ट की हमें सूची मिली है। एक पासपोर्ट हमको बरामद भी हुआ है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की 6 फ्री रेवड़ियां गिनाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनता के घरों तक पहुंचने के लिए आज दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की। केजरीवाल ने 6 फ्री रेवड़ियां गिनाई। उनमें केजरीवाल ने कहा है कि हम फ्री बिजली और लो पावर कट देते हैं, लोगों को 20,000 लीटर मुफ्त पानी और शानदार शिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज करवाते हैं, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा और बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाते हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार में आएगी तो ये सब बंद हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने पूछा कि जो हम कर रहे हैं बीजेपी अगर वही करेगी तो फिर जनता डुप्लीकेट क्यों चुनेगी। उनका नेता कह रहा था हमें वोट दो, हम वो सारे काम करेंगे जो केजरीवाल कर रहा है। तो फिर जब वो केजरीवाल वाले ही काम करने हैं तो जनता केजरीवाल को ही ले आएगी ना, फिर तुमको क्यों लाएगी। और प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि दिल्ली सरकार के जवाब से वो संतुष्ट नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले को लेकर सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली में करीब 100 एंट्री पॉइंट्स मानव रहित हैं और वहां ट्रकों के प्रवेश की जांच करने वाला कोई नहीं है। कोर्ट ने मामले पर सख्त रवैया अपनाते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक दिल्ली में प्रवेश के सभी 113 पॉइंट्स पर तुरंत चेक पोस्ट स्थापित करें। कोर्ट के मुताबिक एंट्री पॉइंट्स पर लगातार लापरवाही बरती जा रही है। चेक पोस्ट पर मौजूद स्टाफ को आदेश दिए जाएं कि ग्रैप 4 के नियम के तहत ही ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश हो। 13 एंट्री पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कोर्ट ने इन सभी के फुटेज जल्द से जल्द एमएक्स क्यूरी को देने का निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने बार के 13 वकीलों को एंट्री पॉइंट्स पर जाकर ये पता लगाने को कहा है कि वहां ग्रैप 4 के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय आपातकाल है जो हमारे बच्चों का भविष्य छीन रहा है और बुजुर्गों का दम घोंट रहा है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआई और मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया है। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। ये क्या आवेदन था आपका और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी कर कब तक जवाब मांगा है? जब बाकी परिसर का सर्वे हो गया तो हमारा ये कहना था कि सील्ड एरिया का भी सर्वे एएसआई द्वारा हो जाए। यही प्रार्थना पत्र आज सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा था, जिसका आईए नंबर है 215480 और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके अंजुमन इंतजामिया को नोटिस जारी किया है और अंजुमन इंतजामिया से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। अब सारे मामले जो है इसका एक चार्ट बनाने को कहा है, जो हमने अंजुमन इंतजामिया को दे दिया है और इसकी सुनवाई अब 17 दिसंबर को होगी। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट जो स्थानांतरण वाला जो आपका आवेदन है और इसके अलावा अन्य जो आवेदन है उन सब पर सुनवाई करेगा। क्या उस दिन कोई निर्णय आ सकता है इस मामले पर? अब देखिए, ये तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि उस दिन निर्णय आएगा कि नहीं आएगा, कैसे सुनवाई चलेगी, पर उस दिन मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लगेगा। आज जो हमारा प्रार्थना पत्र था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ हमारी ये मांग है कि कुछ मामले समय सिविल जज सीनियर डिवीजन क्या चल रहे हैं, कुछ मामले डिस्ट्रिक्ट जज क्या चल रहे हैं, कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स पास हो रहे हैं और होने के चांसेस हैं, जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। इसलिए इन सारे मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फुल बेंच के सामने भेज देना चाहिए। और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा पर हैं।
बागेश्वर बाबा की यात्रा पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। आइए इस पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बैरिया ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया है। फूल सिंह बैरिया का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले हिंदू तो बनो। उन्होंने कहा कि जब भारत में हिंदू हैं ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। बैरिया ने कहा कि बागेश्वर बाबा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले हिंदू तो बनाओ नहीं। हालांकि कल पदयात्रा शुरू होने से पहले दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह भी बागेश्वर धाम पहुंचे थे, जिसको लेकर भी फूल सिंह बैरैया ने सवाल किए। कोई मांग रहा है नौकरी है, बताओ। बोले हम मंदिर बनवा दिया, तो मंदिर बनवाने से नौकरी का क्या संबंध है? हमने जो है महंगाई बढ़ा दी, कम कर रहा है, महंगाई के बारे में पूछ रहा है कोई? क्या कर रहा है बताओ मुझे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि दलित और आदिवासी को पुजारी बनना चाहिए। यात्रा में पहुंचे तो बोलते सनातन। जयवर्धन सिंह का मामला अलग है, मेरे फूल सिंह बैरैया से बात कर रहे हैं, मेरे से बात करिए आप। मैं जयवर्धन सिंह के साथ नहीं हूँ इस मामले में। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट में जर्मनी के स्टटगार्ट में आज रात 9 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। और इसी के साथ ही अगली खबर पर रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबर है, जहां नक्सलियों और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है। मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार प्रहार जारी है। नक्सलियों की कमर पूरी तरह से तोड़ने के लिए सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं और आज की कामयाबी को बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि आज की मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। साथ ही मौके से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। मौके से जवानों ने 3 ऑटोमेटिक समेत कई हथियार बरामद किए हैं। नक्सलियों की सुबह में जवानों के साथ मुठभेड़ की शुरुआत हुई थी। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। खबर के मुताबिक डीआरजी के नेतृत्व में टीम नक्सलियों की घेराबंदी के लिए निकली थी। सूचना मिली थी कि ओडिशा के रास्ते नक्सली छत्तीसगढ़ के जंगल में प्रवेश कर गए हैं। इसके बाद ही टीम घेराबंदी के लिए गई थी। डीआरजी जवानों के साथ सीआरपीएफ के जवान भी मुठभेड़ में शामिल रहे। बता दें कि जनवरी 2024 से अब तक कुल 257 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जबकि 861 को गिरफ्तार किया गया है। 789 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि केंद्र सरकार मार्च 2026 से पहले नक्सलियों के सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। और जम्मू में कश्मीरी पंडितों की 25 दुकानों पर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। अथॉरिटी के इस एक्शन से विस्थापितों में आक्रोश है। वहीं इस मामले को लेकर सियासी विवाद भी बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीरी पंडितों की 25 दुकानें जम्मू कश्मीर प्राधिकरण ने बुलडोजर से ढहा दी है। इसमें कुछ दुकानें पक्की थी तो कुछ कच्ची थी। विस्थापितों का आरोप है कि जेडीए ने उन्हें सामान समेटने का मौका भी नहीं दिया। कश्मीरी विस्थापित पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर दुकानें चला रहे थे। कश्मीर से विस्थापित होकर जम्मू आने वाले जेडीए ने इन्हें अस्थायी रूप से दुकानें लगाने की अनुमति दी थी। प्राधिकरण ने इस स्थान पर अब फ्लैट बनाने की योजना बनाई है, तो यहाँ दुकान लगाने वालों से हटने के लिए कहा है। कई बार उन्हें नोटिस भी दिया गया था। विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी चीज दुकान खाली करो। हमें पता नहीं चला क्योंकि हम तो इनोसेंट रहे इस चीज से। उससे पहले भी जेडीए एक दिन आया था, उसने बोला था कि दुकान खाली कर दो। तो फिर हमने जेडीए ने एक हमें आश्वासन दिया था, हम तब तक आपको कुछ नहीं करेंगे जब तक आपका मसला सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको पूरा कंपनसेट करेंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों पर हुई कार्रवाई को लेकर सबसे पहले सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद बीजेपी ने भी उमर सरकार को निशाना बनाया है। दिल्ली के मौसम में इस वक्त शादी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से किस तरह से बैंड बाजा बारात गैंग एक्टिव हुआ है, उस पर हम आपको ये रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। बैंड बाजा बारात गैंग की चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे की इस तस्वीरों को जरा गौर से देखिए कि कैसे ये बैंड बाजा बारात गैंग का काले कोट में घूमता हुआ ये शख्स अपने शिकार की तलाश में है। और जरा ध्यान से देखिए, एक महिला जैसे ही अपना पर्स सोफे पर रखती है, ये शख्स महिला के पर्स को पलक झपकते ही लेकर फरार हो जाता है। अब आप दूसरी सीसीटीवी फुटेज देखिए, कैसे वेटर की ड्रेस पहने ये पहले तो चारों तरफ देखकर इस बात की तस्दीक करता है कि कोई इसे देख तो नहीं रहा, और जैसे ही मौका मिलता है ये चंद सेकंड में रखे बैग पर हाथ साफ कर देता है। दरअसल ये गैंग इतना शातिर है कि इस गैंग के सदस्य कभी वेटर बन के तो कभी शादी समारोह के अंदर परिवार के रूप में दाखिल होते हैं और शादी में आए लोगों में घुल मिल जाते हैं। मौका देखते ही महंगी ज्वेलरी, नकदी और पर्स पर हाथ साफ कर देते हैं। इस गैंग में महिलाओं के साथ बच्चे भी होते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश भी किया है।
जो हाई प्रोफाइल शादियों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। और राजस्थान के झुंझुनू में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति मृत घोषित होने के बाद स्मशान घाट ले जाया गया, लेकिन चिता पर रखते ही वो जिंदा हो गया। झुंझुनू के एक आश्रय गृह में रहने वाले रोहिताश्व की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रोहिताश्व मूक बधिर है और लंबे समय से इस आश्रय गृह में रह रहे थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें झुंझुनू के बीडी के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। कागज पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तैयार कर दी गई। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने शव को मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया, जहां उसे लगभग 2.5 घंटे तक डीप फ्रीज में रखा गया। बाद में पुलिस को बुलाकर पंचनामा बनाया गया और शव को मां सेवा संस्थान के पदाधिकारियों को सौंप दिया गया। शव को एम्बुलेंस से श्मशान घाट ले जाया गया और चिता पर रखा गया। तभी अचानक लोगों ने देखा कि रोहिताश्व के शरीर में हरकत हो रही है और उनकी सांसें चल रही है। इस मामले में 2 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। तत्काल एक कमेटी बनाई है और जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनके बारे में ये मालूम किया कि किसने इसमें लापरवाही की है और हम सरकार को रिपोर्ट भेज रहे हैं। 2 लोगों के नाम सामने आए हैं और जो लापरवाही जो इंचार्ज है उनकी अल्टीमेट लापरवाही बनती है। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 20 लाख से कम कमाने वाले मिडिल क्लास पर टैक्स का भार कम हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 10 साल में 10 से 20 लाख सालाना कमाई वालों की टैक्स देनदारी में 60% की कमी आई है। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के साथ ही मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत देने की पहल शुरू की। 10 साल में 20 लाख की सालाना आय वाले लोगों की इनकम टैक्स देनदारी घटी है, तो 50 लाख और उससे ज्यादा सालाना कमाई वाले लोगों पर टैक्स का भार फोड़ा गया है। 50 लाख सालाना कमाने वाले लोगों की संख्या 2023-24 में 9.39 लाख से ज्यादा हो गई है। 2013-14 में इतनी आमदनी वाले लोगों की संख्या 1.85 लाख थी। इस तरह बीते 10 वर्षों में इनकी संख्या 5 गुना ज्यादा हो गई है। 2014 में 10 लाख से कम आय वालों का हिस्सा कुल टैक्स में 10.17% था, जो 2024 में घटकर 6.22% हो गया है। सूत्रों के मुताबिक आयकर से मिली कुल राजस्व का 76% 50 लाख से ज्यादा कमाने वालों से आया। सरकार की कड़ाई का नतीजा है कि ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 2013-14 में 3.70 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 7.97 करोड़ पहुँच गयी है, जो करीब 121% है। मोदी सरकार की तरफ से दी गई छूट और कटौती की वजह से आज 7 लाख सालाना कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। और आगे बढ़ने से पहले अब आपको बता दें कि न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट में जर्मनी के स्टटगार्ट में आज रात 9 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 घंटे 37 मिनट और चंद सेकंड बाकी हैं। आप इसको देख सकेंगे लाइव।